तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा नेक्स्ट फर्दर टॉपिक होगा वो होगा संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। और कल हमने रासायनिक समीकरण लिखना सीख लिया था और आज हम क्या करना सीखेंगे, उसे संतुलित करना सीखेंगे। संतुलित का मतलब क्या होता है कि उसको हम बैलेंस करना सीखेंगे। ठीक है, आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा जिसका आपने नवीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आज हमें क्या करनी है, समझनी है। तो ये हमारे यहाँ पे ये क्या बात कहना चाहते हैं, ये बात कहना चाहते हैं कि मान लो कि हमारी कोई क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक, दिख रहा है सब बच्चों को? यस मैम। यस मैम। रासायनिक अभिक्रिया है। तो कल मैंने आपको बताया था, मान लो जैसा मेरा था Mg प्लस O2, क्या देगा ये मेरे को, MgO। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे थे तत्व और ये हमारे क्या थे, परमाणु। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कल कि ये हमारे तत्व है, ये हमारे परमाणु हैं। तो यहाँ पे आज ये बता रहे हैं, और ये क्या होता है, इधर वाली साइड क्या कहलाई जाती है, लेफ्ट वाली साइड अभिकारक, क्या कहलाई जाती है, अभिकारक। और राइट वाली साइड क्या कहलाई जाती है, उत्पाद। क्या कहलाई जाती है, उत्पाद। उत्पाद कहलाई जाती है। ठीक है, तो इन्होंने बोला किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान, द्रव्यमान किसे कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं एक तरीके से मास उसे कहते हैं, या आप उसको का वजन कह सकते हो। ठीक है, तो किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान उसका ना तो निर्माण होता है, तो ना ही यहाँ पे कोई एक नया द्रव्यमान नहीं बनेगा, और ना ही उसका विनाश होता है, ना ही कोई हमारा खत्म होगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि ऑक्सीजन के हमारे कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। तो अभिकारक जब ये था तब इसके ऑक्सीजन के मेरे 2 ही परमाणु थे। तो जब इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, उसके बावजूद जो उसके बाद जो उत्पाद मिलेगा उसमें भी मेरे जो परमाणु है वो ऑक्सीजन के 2 ही होने चाहिए। क्योंकि जब हमारा कोई भी अभिक्रिया होती है तो जितना भी द्रव्यमान होता है, ना तो उसमें से कोई निर्माण होता है और ना ही उसका नष्ट होता है। तो अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही होना चाहिए, और यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पर भी हमारा 1 ही होना चाहिए। इसके बाद अगर हम पढ़ेंगे, अर्थात इसका मतलब क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के, ये रासायनिक अभिक्रिया है ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों, उत्पाद तत्व क्या है इसके, उत्पाद ये है ना, ये वाली साइड उत्पाद है, इसके तत्व क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। इसके तत्व क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद के तत्वों का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान इसका कितना है, मैग्नीशियम का 1 और ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना है, 1, अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये इसका जितना भी हमारा क्या है द्रव्यमान है, वो अभिकारक जो इस साइड में जितने भी तत्व है उनके बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ 1 है और यहाँ 2 है तो इसका मतलब कि ये गलत है। दोनों साइड में हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इस बात को समझ में आया, किसी सबको समझ में आई ये बात? हेलो, सबको समझ में आई है बात? इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर तरीके से बताती हूँ। तो उसके लिए हम तो हमने क्या पढ़ा अभी, मेरे पास मैग्नीशियम था, ठीक है, और ऑक्सीजन। इसने मेरा क्या बना दिया, MgO। आप सबको दिख रहा है?
यस मैम। ठीक है, तो ये वाली साइड मेरी क्या होती है? अभिकारक। ठीक है, और ये वाली साइड मेरी क्या होती है? उत्पादक। उत्पादक। ठीक है, अब ये जो होता है मेरा, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये मेरे क्या है? तत्व। क्या है ये मेरे? तत्व। ठीक, और ये जो इनके नीचे जो काउंटिंग लिखी हुई है, ये मेरा क्या है? या तो आप इसे द्रव्यमान बोल दो, या आप इसे क्या कर दोगे? परमाणु की परमाणु की संख्या। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि किसी भी रासायनिक, अब ये क्या है? एक हमारी, ये एक मेरी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व होते हैं, उनके जो परमाणु की संख्या होती है, द्रव्यमान की संख्या होती है, वो अभिकारक और उत्पाद दोनों जगह क्या होती है? सेम, इक्वल होती, मतलब इक्वल होनी चाहिए हमारी। तो अगर मेरी, मान लो कि ये मैं अभिकारक वाली साइड की बात कर रही हूँ, और ये मैं कर रही हूँ उत्पाद वाली साइड की बात, और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ Mg और O की। तो अभिकारक वाली साइड में ये जिसको भी आवाज आ रही है ना पीछे से, आप म्यूट कर दो। अभिकारक वाली साइड में मैग्नीशियम की कितनी है हमारी परमाणु की संख्या? द्रव्यमान कितना है? 1। और ऑक्सीजन का कितना है? 2 है। उत्पाद वाली साइड कितना है? 1। और ऑक्सीजन का कितना है? 1। तो ये अगर हमारा सेम नहीं है, अगर इक्वल नहीं है, तो ये एक हमारी क्या है? ये एक हमारी असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, जिसे हम क्या भी कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया का ढांचा, या जैसे कि उसकी बुक में क्या लिखा हुआ था? कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। ढांचा कंकालिक रासायनिक अभिक्रिया। क्यों इसे बोल रहे हैं? क्योंकि ये अभी हमारी संतुलित नहीं है। और अब हम क्या करेंगे? अब जो हम नेक्स्ट चीज सीखने जा रहे हैं, वो हम ये सीखने जा रहे हैं कि हम इस असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कैसे करें। ठीक है, तो चलो फिर हम करते हैं। अब मेरा क्या थी ये रासायनिक अभिक्रिया? मैग्नीशियम था, इसने ऑक्सीजन था। ठीक है, और ये है मेरा MgO। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी केमिस्ट्री की बातें बताने जा रही हूँ जो आपका बहुत जरूरी है कि आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब हमने यहाँ पे ऑक्सीजन लिया, तो ये एक हमारा क्या है? तत्व है। तो तत्व के नीचे ये जो इसमें परमाणु की संख्या लिखी हुई है, या फिर द्रव्यमान लिखा हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ ये ऑक्सीजन के लिए ही है। जैसे जो पानी होता है हमारा, जल होता है, जल का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र होता है हमारा H2O। ठीक है, तो H2O में क्या होता है? H2O में ये होता है कि ये जो इसका द्रव्यमान है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है, वो ऑक्सीजन के लिए नहीं है। तो इस वाले हमारा ये जो सूत्र है, इसमें हाइड्रोजन का हमारा द्रव्यमान 2 है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमारा कितना है? 1 है। अब अगर मान लो कि मैं चाहती हूँ कि इसका ऑक्सीजन का भी मैं 2 करना चाहती हूँ, तो अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया H2O2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि H2O2 या तो कोई और, किसी और चीज का रासायनिक सूत्र होगा, ये पानी का रासायनिक सूत्र तो नहीं है। या तो क्या होगा कि ये गलत ही रासायनिक सूत्र होगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं होगा। तो ऐसी अगर हमारी सिचुएशन आ गई है, तो हम क्या करते हैं? हम इसके आगे संख्या लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने अगर इसके आगे 2 लगा दिया,
2H2O। अगर मैंने इसके आगे 2 लगा दिया 2H2O, तो फिर ये हमारा कैसा काम करता है? तो ये क्या करता है, ये जो द्रव्य है ना, सॉरी ये जो तत्व है ना, तत्व की जो परमाणु की संख्या है उससे ये क्या कर लेता है, गुणा कर लेता है, मल्टीप्लाई कर लेता है। और ये भी इससे, मतलब ये चीज दोनों के लिए हो जाती है, सिर्फ एक के लिए नहीं रहती। अब जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 2H2O लिख दिया, तो इस समय ये जो H है, जो H का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 2। इसका मतलब कितना हो जाएगा, 4। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, इसका अभी 1 है तो 1 × 2, इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2। मतलब अगर आपने किसी के भी आगे लगा दिया ना, आगे लगा दिया 2H2O, तो ये जो आगे वाली जो संख्या है ना, ये दोनों के लिए मान्य होगी फिर, और दोनों के ये द्रव्यमान से क्या हो जाएगी, गुणा कर जाएगी। अब जैसे कि अब मैं आपसे पूछती हूँ, मान लो कि मैंने ये लिखा हुआ है 2CO2, तो बताओ जरा इसमें कार्बन का कितना हो जाएगा द्रव्यमान, बोलो, कार्बन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, कार्बन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2। वेरी गुड, 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान अभी 1 है, तो 1 × 2 ये हो जाएगा यहाँ पे 2। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 4। वेरी गुड, 2 × 2, मतलब कि यहाँ पे 2 है, इसने इससे मल्टीप्लाई किया, 2 × 2 4। तो अगर मैंने 2CO2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसके अंदर, इस पूरे के अंदर कार्बन जो है मेरा वो 2 है, और ऑक्सीजन मेरा क्या है, 4 है। अब अगर मैं मान लो ऐसे, अब हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी CO2 ही होती है, तो मैं इसको ऐसे तो नहीं लिख सकती कि C2O4, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो है ही नहीं कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, ये गलत हो जाता है। तो ये जो कैलकुलेशन होती है ये इस तरीके से होती है कि हमारा ये जो रासायनिक सूत्र है जो हमारा, वो भी ना बिगड़े। रासायनिक सूत्र का मतलब होता है, सूत्र का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो जो केमिकल फॉर्मूला है, जो हमारा रासायनिक सूत्र, अब अगर पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, तो मैं उसको H4O3 ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकती, दिस इज रॉन्ग। तो लेकिन मैं उसमें इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकती हूँ, जिससे क्या होता है कि मेरे द्रव्यमान की संख्या भी एडजस्ट हो जाती है, और मेरा जो रासायनिक सूत्र है वो भी बिल्कुल ठीक रहता है। इस चीज में किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। किसी को कोई नो मैम। किसी को कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ में आई है, ऐसी कोई चीज है किसी को? ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं कि हमें इन्होंने क्या बोला है। तो अब इन्होंने हमें क्या बोला है, अब इन्होंने हमें बोला है, दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक द्रव्य के परमाणु की संख्या समान रहती है। ये बात समझ में आई कि कोई भी जब हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है, तो उसके पहले और उस अभिक्रिया के होने के बाद, तो जो उनके परमाणुओं की संख्या है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, समान रहती है। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो इसीलिए क्या होता है कि मतलब उन्होंने ये बोला है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा नहीं हो सकता कि जो अभिकारक वाली जो साइड है वहां पर आपके परमाणुओं की संख्या अलग हो और अभिकारक वाली साइड क्या है, हमारी अलग हो। तो अगर हमारे पास कोई भी ऐसी असंतुलित या कंकाली रासायनिक अभिक्रिया है, तो हमें बहुत ही जरूरी है कि उसको हमें क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरण बुद्धि संतुलित करना सीखें। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। अब ये आपको एक और बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल क्रियाकलाप करवा रहे हैं। तो इसमें इन्होंने देखो, पहले हम यहाँ पे
अब देखो हम अपने बोर्ड पे चलते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। इन दोनों की रासायनिक अभिक्रिया हुई, हमारा क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। जिंक ठीक है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये क्या है जो मैंने अभी आपको बताया है, वो हमने क्या लिखी है, ये एक शब्द समीकरण है। क्या है ये, एक शब्द समीकरण। ये हमने कल पढ़ा था ना, वाक्य वाला पढ़ा था, पहले पूरा पूरा अगर मैं लिखूं, फिर हमने शब्द समीकरण पढ़ा था, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, रासायनिक समीकरण। यहाँ पे सेम। तो अब क्या है, इसका मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसका रासायनिक समीकरण लिख रही हूँ। जिंक मेरा क्या होता है, Zn प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है मेरा, H2SO4। इसने मुझे क्या उत्पाद दिया, इसने मुझे दिया ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप ये देखिए कि ये रिएक्शन हुआ कैसे। मान लो जैसे कि दो आपके एक बीकर रखे हुए थे, इसमें क्या हुआ, इसमें पहले हमने ये देखो, ये क्या डाल दिया हमने, इसके अंदर जिंक डाल दिया। जिंक के अंदर हमने एक अम्ल डाला, अम्ल क्या था मेरा, कौन सा था, सल्फ्यूरिक अम्ल था। तो ये मेरा जिंक था Zn, और ये मेरा क्या था, सल्फ्यूरिक अम्ल था H2SO4। तो जैसे ही मैंने इसमें डाला तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ से मेरी क्या निकल रही है, एक गैस निकल रही है। ठीक है, एक गैस निकल रही है, और वो मेरी कौन सी गैस है, वो मेरी हाइड्रोजन गैस है। इसका मतलब कि जब मेरे जिंक में मैंने ये डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो मेरी क्या निकल गई, ये तो मेरी गैस के रूप में निकल गई। तो बाकी चीजें मेरी क्या रह गई, एक जिंक रह गया और एक मेरा क्या रह गया, सल्फेट। तो उसके सल्फेट रह गया। अब क्या हुआ, इस जिंक ने फिर किसके साथ रिएक्शन किया, सल्फेट के साथ रिएक्शन किया। तो ये इसके साथ ज्वाइन हो गया और इसने क्या बना दिया, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट इसने बना दिया। और ये जो हाइड्रोजन था वो मेरा गैस के रूप में, जहां पर भी हम ये ऊपर वाला एरो यूज करते हैं इस और जिसके आगे यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो हमारी क्या है, वो हमारी एक गैस है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ था, अभिकारक की साइड था मेरा जिंक था, और हमने बीकर में एक एसिड डाला। जैसे ही एसिड डाला तो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन गैस तो हमारी उड़ गई, और जो बची चीज रह गई वो क्या रह गई, जिंक के साथ मेरा सल्फेट आ गया। तो जो बचा हुई चीज है वो मेरी क्या बन गई, जिंक सल्फेट। और जो हाइड्रोजन गैस थी वो निकली थी मेरी जब मैंने ये रासायनिक अभिक्रिया हुई थी। अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये अभिकारक और उत्पाद दोनों की साइड में देखें, तो अगर मैं जिंक की बात करूं तो मेरा कितना है, 1 है यहाँ पर। हाइड्रोजन कितना है मेरा, यहाँ पे 2 है। सल्फर कितना है मेरा, 1 है। और ऑक्सीजन कितना है मेरा, 4 है। ठीक है, अगर मैं उत्पाद की साइड पे आ जाऊं तो जिंक कितना है मेरा, 1 है। ठीक है, और सल्फर कितना है मेरा, 1 है। ऑक्सीजन कितना, सल्फर 1 है, ध्यान से देखो। ऑक्सीजन कितना है, 4 है। और हाइड्रोजन कितना है मेरा, 2 है। तो ये इससे मैच हो गया, सल्फर इससे मैच हो गया, ऑक्सीजन इससे मैच हो गया, जिंक इससे मैच हो गया। तो इसका मतलब कि यहाँ पे सारी चीजें क्या है हमारी, मैच हो रही है। तो ये हमारी क्या है, एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, जिंक ने सल्फेट के साथ मिक्स होकर जिंक सल्फेट बना दिया था, हाइड्रोजन गैस हमारी निकल गई थी, और ये एक हमारी क्या है, रासायनिक
संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। अब हम क्या करते हैं, हम बुक पे जाते हैं, बुक में ही ये सारी चीजें ही एक्सप्लेन करी हुई होंगी, लेकिन अब हमने पढ़ लिया है तो हम हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, जिंक, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। उपरोक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित नीचे दिए हुए रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। अब इन्होंने क्या किया, इसको रासायनिक तरीके से दर्शाया, हमने तो ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो क्या है, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं। अब हमने तो कर ली, जिंक क्या था हमारा, 1 था, यहाँ पे भी 1 2 2 1 1 4 4। तो इससे इनको क्या पता चला, इससे इनको पता चला कि दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान है, इसीलिए ये क्या है, एक, क्या है ये, इसीलिए एक संतुलित, ये प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान है, इसीलिए ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो मैम। ठीक है, नो मैम।